वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य के पेपर 2 के बारे में। खास करके आपको बता दूं, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य जो आपका पेपर है उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात की है तो उसमें जो HND 304 वाला जो कोड है आपका, जिसमें हिंदी का राष्ट्रीय काव्य से प्रश्न आते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और लगभग हमने इसमें 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रखा है। तो मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा ताकि आपको जो है सारे प्रश्नों को कवर करवा पाऊँ बहुत कम समय में। ठीक है, तो इससे पहले एक वीडियो मैंने और दी है तो उसको भी आप देख लेंगे, उसमें मैंने समझा करके सारी चीज़ों को बताया है। ठीक है, इसमें मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा। तो BA पंचम सेमेस्टर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत ही तेज गति से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, फटाफट से आप लोग एक प्रकार से रिवीजन क्लास के तौर पर इसको लेंगे। देखें, पहला प्रश्न है माहेश्वरी, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इनका पूरा नाम है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कहाँ के शिक्षा सचिव थे? तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा सचिव थे। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, माहेश्वरी जी की अध्यक्षता में कितनी बार मतलब अध्यक्षता में कितनी बाल कविताओं की रचना हुई है? तो इन्होंने लगभग 500 से अधिक कविताओं की रचना बाल कविताओं पर लिखी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकी अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1916 को, मृत्यु हुई थी 29 अगस्त 1988 को। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, द्वारिका प्रसाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? रोहता आगरा में इनका जन्म हुआ था द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी का। अगला प्रश्न, हम सब सुमन एक उपवन के इस बाल कविता को किसने अपनी शव यात्रा पर गाने की इच्छा व्यक्त करी थी? तो ये कृष्ण विनायक फड़गे ने गाने की इच्छा व्यक्त करी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उठो धरा के अमर सपूतों, ठीक है, इस कविता के लेखक कौन है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कविता। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा महेश्वरी जी को बाल साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 2 बार दिया गया, एक 1977 में दिया गया, एक 1992 में। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बाल साहित्य सर्वोच्च पुरस्कार माहेश्वरी जी को किसने दिया? बाल साहित्य सर्वोच्च पुरस्कार मोरारजी देसाई के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, इतने ऊंचे उठो, इस कविता मतलब निम्न में से किसने लिखी इस कविता को? इतने इतने ऊंचे उठो ये कविता का शीर्षक है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की कविता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द्वारिका मतलब हिंदी के साहित्यकार द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का निधन यानी मृत्यु कब हो गई थी? तो 29 अगस्त 1998, मैंने आपको बताया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, माहेश्वरी जी के अनुसार बालक किन किन तरह से चमकना चाहता है? तो बालक जो है सूरज, चांद और सितारे की तरह चमकना चाहता है। डी ऑप्शन, यानी कि इन सभी की तरह चमकना चाहता है। अगला प्रश्न, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की कविता की बोली क्या है? बोली जो है हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, माखनलाल चतुर्वेदी किस युग के कवि हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी किस युग के कवि हैं भैया? फटाफट से आप बताएंगे, माखनलाल चतुर्वेदी किस युग के कवि? छायावाद, प्रगतिवाद, छायोदत्तर या फिर भक्ति? तो आप सभी को पता होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं ये छायावाद के कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छायावाद, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म वर्ष बताएं। तो इनका जन्म वर्ष है 4 अप्रैल 1889, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अच्छा, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म जो हुआ था वो एमपी मतलब मध्य प्रदेश में हुआ था, होशंगाबाद जिले में। ठीक है, 4 अप्रैल 1889 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1968 को, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, चतुर्वेदी जी के कृतित्व के आयाम कौन से हैं? चतुर्वेदी जी के कृतित्व के आयाम देखें, पत्रकारिता, प्रभा भी इन्हीं की है, कर्मवीर, प्रताप, इन सभी का संपादन किया चतुर्वेदी जी ने। माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को किस वर्ष मिला? ठीक है, तो ये मिला था, कब मिला था? 1955 में मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब अगर ये पूछ ले किस रचना पर मिला है तो आप बताओगे हिम तरंगिणी रचना जो है उस पर मिला है। किस पर? हिम तरंगिणी पर मिला है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, माखनलाल चतुर्वेदी को किसके उपनाम से ख्याति प्राप्त है? कौन से उपनाम से? देखिए, एक राष्ट्रीय कवि होने का दर्जा भी प्राप्त है, महान आलोचक, सॉरी एक मिनट, प्रश्न क्या पूछा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी को किसके उपनाम से किस उपनाम से ख्याति प्राप्त हुई है? तो इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्या? एक भारतीय आत्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? हिम तरंगड़ी के लिए मिला है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो आधुनिक काल के, इनमें से देखें आधुनिक काल में ही छायावाद पड़ता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न माखनलाल चतुर्वेदी ने संपादन किया, प्रभा का भी और करमवीर का। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान मिला, तो पद्म भूषण मिला था 1963 में इनको। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न प्रश्न है, निराला जी किस वाद से जुड़े हुए कवि हैं? निराला जी छायावाद से जुड़े हुए कवि हैं, बिल्कुल छायावाद के एक स्तंभ है निराला जी। महाप्राण निराला इनको कहा जाता है, बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, निराला जी का जन्म कब हुआ था? निराला जी का जन्म जो हुआ था 21 फरवरी 1897 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 97 1897 को इनका जन्म हुआ था। ओके, कहीं कहीं पर आपको 99 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर 98 मिलेगा, मतलब सॉरी, कहीं कहीं पर आपको 99, कहीं कहीं पर 97 आपको मिलेगा, वैसे 97 ज़्यादा बेटर है। तो 21 फरवरी 1700 मतलब 1897 में निराला जी का जन्म होता है। मृत्यु इनकी जो होती है निराला जी की, यानी कि निधन होता है 15 अक्टूबर 1961 को। क्लियर। आगे देखेंगे, निराला जी की बात की जाए, निराला जी निम्न में से किस पत्रिका का संपादन निराला जी ने किया? देखिए, समन्वय और मतवाला दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया। सी ऑप्शन, ए और बी दोनों पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, निराला जी की निम्न में से कौन सी कविता राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है? राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता देखिए, भारतीय वंदना, जागो फिर एक बार, वर्दे बीड़ा वादनी वर्दे, ये तीनों कविताएं जो हैं ये इनकी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? देखिए, अनामिका, परिमल और सरोज स्मृति, ये तीनों रचना किसकी है? ये निराला जी की रचना है। परिमल, अनामिका ये रचना इनकी, और सरोज स्मृति भी इन्हीं की रचना है। हिंदी का शोक गीत कहा जाता है सरोज स्मृति को। क्लियर, ध्यान रखिएगा। झरना जो रचना है ये इनकी रचना नहीं, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन है, वर्दे बीणा वादनी वर्दे रचना के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रणेता किसे माना जाता है? निराला जी को ही माना जाता है। जूही की कली इनकी पहली रचना है जिसमें मुक्त छंद का प्रयोग उन्होंने किया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छायावाद के किस कवि ने अपनी पुत्री की असामयिक मृत्यु पर लंबा शोक गीत लिखा था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था, उनकी पुत्री का नाम था सरोज, उन्हीं के स्मृति में लिखा था सरोज स्मृति, लंबा शोक गीत है वो। अगला क्वेश्चन है, निराला के साहित्य साधना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी ने निराला की साहित्य साधना पुस्तक लिखी है, बड़ी जबरदस्त पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, प्रयोग और सांस्कृतिक बोध का कवि किसे कहा जाता है? प्रयोग और सांस्कृतिक बोध का कवि महाप्राण निराला को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छायावाद का महेश कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है इनको। ठीक है, देखिए, निराला किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पृथ्वीराज रासो को सर्वदा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान कौन से? देखिए, कर्नल टाड, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, ये लोग जो है इसको प्रामाणिक रचना मानते हैं, जबकि डॉक्टर वूलर जो है ये इसको अप्रामाणिक रचना मानते हैं। ये बात ध्यान रखें, कौन सी रचना मानते हैं? ये अप्रामाणिक रचना मानते हैं। किसको भाई अप्रामाणिक रचना मानते हैं? तो ये इसको किसको? पृथ्वीराज रासो को, जो चंद्रबदाई की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वूलर। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, ये बात ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का ये प्रथम महाकाव्य है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? बताएंगे, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद है। पद्मावत के लेखक, पद्मावत यहाँ पर कर लेंगे, पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में अध्याय के क्या नाम है? सर्ग, पाठ, मयूख या समय? तो पृथ्वीराज रासो जो है उस समय में बटा हुआ है, इसमें अध्याय को समय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, नगरी पचाड़ी सभा में प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में से इनमें से कौन है विद्वान? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नागरी पचाड़ी सभा में प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कर्नल टाड हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पद्मावती समय के अनुसार पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? पद्मावती के अनुसार जो है पद्मावती जो थी वो समुद्र शिखर की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मावती समय के रचनाकार निम्न में से बताएं कौन है? पद्मावती समय के रचनाकार भी चंद्रबरदाई हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो में किस छंद का प्रयोग हुआ है? पृथ्वीराज रासो में किस छंद का प्रयोग हुआ भैया? छप्पय छंद का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छप्पय में 6 चरण होते हैं। अगला प्रश्न, पद्मावती समय का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार और वीर दोनों रस है। ए मतलब की और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर इसका।
अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? 69 समय की बात करी गई। पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? 69 समय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है? पृथ्वीराज रासो की नायिका है कौन? जयचंद की पुत्री संयोगिता। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी जो है, सोहनलाल द्विवेदी जी ने निम्न में से किसका संपादन किया? बताएं। सोहनलाल द्विवेदी जी ने किसका संपादन किया भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सोहनलाल द्विवेदी जी ने किसका संपादन किया? देखिए, इनमें से बाल सखा का संपादन उन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोहनलाल द्विवेदी जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1988 में हुई थी, 1 मार्च। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1988। जन्म कब हुआ था? 22 फरवरी 1906 में। ठीक है, फतेहपुर जिले के बिंदकी कस्बे में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की शिक्षा भी प्राप्त करी थी सोहनलाल द्विवेदी जी ने। अगला क्वेश्चन से, सोहनलाल द्विवेदी निम्न में से गीतों की रचना उनकी कौन सी है? बताएं। निम्न में से कौन से गीतों की रचना उन्होंने करी है? देखिए, ग्रामोद्योग की उन्नति, किसानों की दशा, खादी का प्रचार, ये तीनों गीत इन्हीं के हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, सोहनलाल द्विवेदी जी का प्रथम काव्य संग्रह भैरवी किस वर्ष प्रकाशित हुआ? बताएं। भैरवी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1941 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सोहनलाल द्विवेदी की मुख्य कविता संग्रह, सोहनलाल द्विवेदी की मुख्य कविता संग्रह कौन सा है? देखें, भैरवी, प्रभाती, चेतना और पूजा गीत सब हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सोहनलाल जी के बाल कविता साहित्य ग्रंथ बताएं। बाल कविता संग्रह कौन से हैं? दूध बतासा, बांसुरी, इसके अलावा शिशु भारती, बाल भारती, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू, ये सब बाल कविता संग्रह हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, सोहनलाल द्विवेदी जी का आख्यान काव्य संग्रह, आख्यान काव्य संग्रह निम्न में से कौन सा है? आख्यान काव्य संग्रह जो इनका है, वास, वंदना और विस्पान दोनों है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, सोहनलाल जी का प्रेम गीत निम्न में से कौन सा है? इनमें से इनका प्रेम गीत है बासंती। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोहनलाल जी की कविता की भाषा क्या है? सोहनलाल जी की कविता की भाषा है कौन सी? बताएं। देखिए, सरल है, सहज है और पारिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी तरीके की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाओं में निम्न में से किस शैली का प्रयोग हुआ है? बताएं। प्रबंध, मुक्तक या विवरणात्मक शैली? देखिए, प्रबंध और मुक्तक दोनों शैली का प्रयोग करते हैं सोहनलाल जी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सोहनलाल जी की श्रेष्ठ कविता इनमें से कौन सी है? श्रेष्ठ कविता देखें, इनमें से प्रकृति संदेश, पूजा गीत और बढ़े चलो तीनों कविताएं इनकी बड़ी श्रेष्ठ कविता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो अटल जी का जन्म जो हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अटल जी की दो कविता संग्रहों के नाम बताएं। देखिए, मेरी 51 कविताएं और नैदन्यम ना पलायनम, ये दोनों कविताएं अटल जी की ही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वाजपेयी जी का कर्म जीवन किस कार्य से प्रारंभ हुआ? तो पत्रकारिता से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। देखिए, बताएं, श्याम नारायण पांडे जी का निधन किस वर्ष हुआ था? श्याम नारायण पांडे जी का निधन किस वर्ष हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे। तो इनका निधन हुआ था 1941 में, 84 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था डुमराव में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1907 में, ठीक है, और 1991 में इनकी मृत्यु हो जाती है बाराबंकी। मतलब कहाँ पर इनका जन्म हुआ था भाई? कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? डुमराव गांव, मऊ जो है पड़ता है, मऊ में डुमराव गांव है, वहीं पर जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में श्याम नारायण पांडे जी का। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे जी की मुख्य रचनाएं निम्न में से कौन सी हैं? तो श्याम नारायण पांडे जी की मुख्य रचनाएं हैं कौन सी? देखें, हल्दी घाटी, जौहर, आरती, जय हनुमान, तुमुल, रूपांतर, ये सब कविताएं श्याम नारायण पांडे जी की हैं, मुख्य रचनाएं ये सब। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। 46वां उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान दिवस स्थापना समारोह किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 30 दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जौहर किसकी कृति है? जौहर जो है श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन, हल्दी घाटी खंड काव्य है बीरस का, ये बात ध्यान रखेंगे। जौहर भी एक खंड काव्य बीरस प्रधान रचना है। अगला प्रश्न, निम्न में से श्याम नारायण पांडे जी का है, बताएं। देखिए, हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, ये सब रचनाएं इन्हीं की हैं, श्याम नारायण पांडे जी की।
अगला प्रश्न, श्याम नारायण पांडे मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं? तो किस रस के कवि श्याम नारायण पांडे जी? बी रस के कवि हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। थाल सजाकर किसे पूजने, ये पंक्तियां श्याम जी की किस कविता से संबंधित हैं? तो हल्दी घाटी से रिलेटेड है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना श्याम नारायण पांडे जी की नहीं है? इनमें से देख बताएं, श्याम नारायण पांडे जी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? देखें, जय पराजय, रूपांतर और गोराबध, ये तीनों रचनाएं श्याम नारायण पांडे जी की है। उर्वशी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, यही नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बच्चों के गांधी कहलाते हैं? बच्चों के गांधी द्वारिका प्रसाद महेश्वरी कहलाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रयागराज, प्रयागराज के में महेश्वरी जी ने कौन सी संस्था बनाई थी? तो उन्होंने गुंजन संस्था का निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन किस वर्ष भारतीय संसद के सदस्य बने? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन किस वर्ष भारतीय संसद के सदस्य बने थे? 1952 में, 1952 में बने थे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बालकृष्ण शर्मा नवीन किस पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में उन्होंने काम किया है? तो उन्होंने किस पत्रिका का प्रधान संपादक के रूप में काम किया है? तो प्रभा पत्रिका के रूप में काम किया, प्रभा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। कानपुर से निकलती थी ये पत्रिका, ठीक है। और आगे देखेंगे अगला अच्छा, और गणेश शंकर विद्यार्थी और ये दोनों लोगों ने मिलकर के किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नवीन जी ने हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे बढ़ाने के लिए किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था भैया? प्रभा का संपादन किया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा पत्रिका के में संपादन किस वर्ष किया था? प्रभा पत्रिका में संपादन 1921 से 1923 में किया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? राष्ट्रकवि इनमें से किसको कहते हैं? देखें, इनमें से पूछा जा रहा है, इनमें से जो है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को आप कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण शर्मा नवीन बालकृष्ण शर्मा नवीन की नहीं है, बताएं बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना कौन सी नहीं है? कुमकुम, प्राणार्पण और रश्मि रेखा, रश्मि रेख, ये रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। हिमालय रचना जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की है, ये नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कोटि कोटि कंठों से निकला आज यही स्वरधारा है, किस रचना की पंक्तियां हैं ये मतलब किसकी रचना है? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने राष्ट्रीय जागरण करते हुए डैश के झंडे को भी राष्ट्रीयता के रंग में रंग दिया, किस झंडे को? बताएं, तो प्रभा के झंडे को, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत खंड के तुम हरे जन गण चमक रहे हो तब शोणित में, ये भारत खंड के तुम हरे जन गण चमक रहे हैं तब शोणित में, ये किसकी रचना है? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? देखिए, बालकृष्ण शर्मा की अगर बात की तो ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, ऐसा गलत बात है, ये नहीं सही है। बाकी एक अच्छे गद्यकार हैं और जाने माने पत्रकार भी थे, बिल्कुल ठीक है। उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई, बिल्कुल ठीक है। उनकी वैज्ञानिक जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। तो यानी कि ये तीनों ए और बी सी तीनों सही हैं, और ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि नहीं, तो गलत है आंसर, मतलब कि गलत यही हो जाएगा। यही पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन स्वाधीनता के लिए कितनी बार जेल गए? लगभग वो 6 बार जेल गए थे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताएं प्रश्न क्या है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनकी रचना उर्वशी पर, उनको 1972 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो भाषा मतलब भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लिखने या लेखन के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर जो है वो वीर रस के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म जो हुआ था वो बिहार के बेगूसराय में हुआ था, ठीक है। बेगूसराय में सिमरिया गांव पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जो है इनका जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1908 को हुआ था, और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता संग्रह मतलब पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी इनकी? तो पहली कविता इनकी छात्र सहोदर जो है पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है?
देखिए उर्वशी दिनकर की है, रश्मिरथी दिनकर की है, कुरुक्षेत्र भी दिनकर का है। ये तीनों रचनाएं दिनकर की हैं। जबकि जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा, दलित साहित्य से रिलेटेड है ये। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है दलित साहित्य के कवि का मतलब कि लेखक हैं। जूठन उन्हीं की आत्मकथा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दिनकर की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना दिनकर की मतलब दिनकर जी की है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, इनमें से सॉरी दिनकर जी की है, ये पूछा गया। देखिए, तो सदियों का संताप किसने लिखा है? सदियों का संताप जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। दरियाई घोड़ा जो रचना है ये उदय प्रकाश की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा ये दिनकर की रचना है, बिल्कुल ठीक है। रसातल यात्रा किसकी रचना है? रसातल यात्रा जो है गिरिजा कुमार घोष की रचना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला हुआ है, पद्म भूषण 1959 ईस्वी में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दिनकर की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, बताएं फटाफट से। देखें, कुरुक्षेत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है। रसवंती का प्रकाशन हुआ था 1939 में। ठीक है। हुंकार का प्रकाशन हुआ था 1938 में। ठीक है। और प्रणभंग का प्रकाशन हुआ था 1929 में। अब देखें, सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ है? प्रणभंग का 1929 में, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से दिनकर की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? इनकी पहली कविता 1900, वैसे तो कविता की बात की जाए तो कविता इनकी पहली जो है वो 1925 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन जो है प्रणभंग एक काव्य संग्रह है। ठीक है, तो वो 1929 में प्रकाशन हुआ था उसका। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? अर्धनारीश्वर जो है ये, अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर एक जो है निबंध है, और किस विधा की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, एक निबंध है अर्धनारीश्वर। अच्छा, अर्धनारीश्वर एक उपन्यास भी है जिसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, तो लेकिन यहाँ पर जो है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछा जा रहा। अगला प्रश्न, दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर जो है ये छायावादोत्तर युग के कवि हैं। छायावादोत्तर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रगतिवाद के कवि हैं। अगला प्रश्न, दिनकर जी किस काल के कवि हैं? बताएं, दिनकर जी जो हैं किस काल के कवि हैं भैया? आधुनिक काल के कवि हैं। ओके, भक्ति काल के नहीं, रीति काल के भी नहीं, आधुनिक काल के हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी का परिवार किस संप्रदाय का अनुयायी था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, बताएं। माखनलाल, प्रश्न क्या पूछा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का परिवार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो राधा बल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसके परिचय के बाद माखनलाल चतुर्वेदी पर देश प्रेम और सेवा प्रेम का प्रभाव पड़ा? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी से मिलने के बाद में माखनलाल चतुर्वेदी पर देश प्रेम और सेवा भाव का प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न, निम्न में से सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है? सुभद्रा कुमार की रचना इनमें से देखें, बीड़ों का कैसा हो बसंत, ये रचना उन्हीं की है। ठीक है, पल्लव सुमित्रानंद पंत की रचना है। उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना है। ओके, और बीड़ों का कैसा हो बसंत ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, झांसी की रानी किसकी रचना है? आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कविता संग्रह किसकी सुभद्रा चौहान की कौन सी है, मतलब कौन सी कविता संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान के इनमें से? देखिए, त्रिधारा और मुकुल, त्रिधारा और मुकुल दोनों कविता संग्रह ये इन्हीं की है। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय डाकघर मतलब डाक तार विभाग ने सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट किस वर्ष जारी किया? तो 6 अगस्त 1976 को जारी किया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताएं, इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं? फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, बीड़ों का कैसा हो बसंत उन्हीं की है, मुकुल भी उन्हीं की है, त्रिधारा भी है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का मतलब हिंदी में खड़ी बोली का सबसे पहला काव्य है ये महाकाव्य। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, फटाफट से आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था भैया? 15 फरवरी को हुआ था, 15 फरवरी 1948। 15 फरवरी, यहाँ पर जनवरी कर दिया गया तो फरवरी कर लेंगे, 15 फरवरी। ठीक है, 15 फरवरी 1905 को इनका जन्म हुआ था। सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जन्म की बात कर रहा है ना, एक मिनट। जन्म इनका इनका हुआ था 16 अगस्त को।
16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था। ओके, क्या हुआ था? 16 अगस्त जो है 16 अगस्त 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत्यु इनकी हुई थी 15 फरवरी को, 15 फरवरी 1948 को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 15 फरवरी कर लेंगे इसको, ठीक है, फरवरी, 15 फरवरी 1948 को मृत्यु। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति जी का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति जी का नाम था श्री लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुकुल पुस्तक की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने कब की? तो 1931 में करी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसको सेक्सरिया पारितोषिक अवार्ड भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मुकुल पुस्तक पर किस संस्थान के द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान को पुरस्कार मिला था? तो साहित्य सम्मेलन प्रमाण के द्वारा मिला था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर रचना कौन सी इनमें से? झांसी की रानी इनकी बड़ी फेमस रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? बताएं। जागो फिर एक बार कविता किसने लिखी है? बिल्कुल बताएं। सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रेमचंद प्रसाद, निराला। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निराला। जागो फिर एक बार कविता के लेखक कौन है? महाप्राण निराला। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी कविता की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं? छायावाद की कवित्री हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छायावाद की दुर्गा कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न, जाग तुझको दूर जाना कविता की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका कौन है भाई? महादेवी वर्मा जी हैं। जाग तुझको दूर जाना, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में। 26 मार्च को इनका जन्म हुआ था 1907 में। कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद, यूपी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हो जाती है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, इनमें से महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है। देखिए, इनमें से कौन सी रचना इनकी नहीं है, बताएं। देखिए, रश्मि, सांध्य और नीरजा, ये तीनों काव्य संग्रह इन्हीं के हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा जी के। कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, तो ये नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को क्या कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जाग तुझको दूर जाना सांकेतिक है, बताएं। जाग तुझको दूर जाना, ये सांध्य गीत का एक प्रकार सांकेतिक है, सांध्य गीत में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मोह के बंधन सजीले का आशय क्या है? मोह के बंधन सजीले, ये इसका मतलब होता है अविचलित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जाग तुझको दूर जाना संदेश करता है। जाग तुझको दूर जाना संदेश करता है स्वाधीनता सेनानियों को, जीवन संघर्ष के पथ पर पथिक को, और आराध्य की प्राप्ति के लिए व्यग्र भक्त को। ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सभी को। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जागो जाग तुझको दूर जाना एक है, बताएं। जाग तुझको दूर जाना क्या? जाग तुझको दूर जाना उद्बोधन गीत है क्या? ऐसा उद्बोधन गीत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवन सुधा में अलंकार है। जीवन सुधा में अलंकार है, रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रवृत्ति प्रमुख है, बताएं। महादेवी वर्मा के काव्य की प्रवृत्ति प्रमुख है रहस्यवाद। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, छायावाद का काल सामान्यतः माना जाता है। छायावाद का काल कब से कब तक? 1918 से 1936 तक माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा जी को किस रचना, मतलब किस काव्य संग्रह पर, मतलब कि उनको पुरस्कार मिला? वैसे तो यामा संग्रह पर उनको मिला था, यामा काव्य संग्रह पर उनको जो है पुरस्कार मिला, लेकिन कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला है। और कब मिला? 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए। ओके, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, बताएंगे। प्रश्न, निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? निराला ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, साप्ताहिक पत्रिका थी। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन से, परिमल किसकी रचना है? परिमल जो है निराला जी की रचना है, 1929 में प्रकाशित होने वाली रचना है। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निराला का जन्म कहाँ पर हुआ था? निराला जी का जन्म हुआ था मेदिनीपुर में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना छायावाद के अतिरिक्त और किस वाद के अंतर्गत आती है? तो छायावाद के बाद में कौन सा काल आता है? प्रगतिवाद तो उसमें भी आती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तुलसीदास पुस्तक के लेखक कौन है? कविता, मतलब कवि हैं। तुलसीदास एक रचना है, एक रचना बोल रहा हूँ, एक कविता है, और तो कविता के लेखक जो होते हैं वो कवि कहे जाते हैं। तो तुलसी मतलब निराला जो है एक
कवि भी हैं और लेखक भी हैं। तुलसीदास कविता किसने लिखा? निराला ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निराला की किस कृति मतलब किस कविता में महाकाव्यात्मक औदात्य तत्व है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निराला की किस कविता में महाकाव्यात्मक औदात तत्व है? राम की शक्ति पूजा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निराला की पुत्री का क्या नाम है? निराला की पुत्री का नाम है सरोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल अनल के रचयिता रचनाकार कौन है? सत श्री अकाल माल अनल के रचयिता कौन है? निराला जी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? इनमें से देखिए, राग गोविंद मीराबाई की रचना है। रस कलश की अगर बात करें तो ये हरिओत की रचना है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है। और रसिक प्रिया की बात करें तो केशवदास की है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, जब कहीं मारे पड़ी दिल हिल गया किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? किसकी कविता की? बताएं। तो ये जो है बताएं, निराला की पंक्तियों की काव्य संग मतलब की पंक्तियां हैं निराला जी की कविता की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निराला की पहली कविता जूही की कली कब प्रकाशित हुई? निराला की पहली कविता जूही की कली का प्रकाशन कब हुआ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जूही की कली का प्रकाशन जो हुआ है 1916 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छायावाद की प्रयोगशाला प्रथम प्रयोगशाला किस कीर्ति के लिए कहा जाता है? झरना, छायावाद की ये प्रथम प्रयोगशाला या योगशाला मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ओके, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? इसकी इनकी रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आंसू जयशंकर प्रसाद। आगे देखेंगे, सिंघनी की गोद से छीनता रे शिशु कौन? रचनाकार इसके कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बे ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय वंदना किसकी रचना है? भारतीय वंदना भी निराला जी की ही रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग। प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस भाषा में कविता लिखते थे? तो कविता वो ब्रज भाषा में लिखते थे, गद्य जो है वो खड़ी बोली में लिखते थे। क्लियर, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किस भाषा में लिखते थे भैया? ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? बताएं, किस युग से संबंधित हैं मैथिली शरण गुप्त? मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन मातृ देवी की स्तुति गाता है? बताएं, कौन मातृ देवी की स्तुति गाता है? तो पक्षियों का समूह गाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? मातृभूमि जो है वो ईश्वर की सगुण मतलब की सगुण मूर्ति है। सगुण मूर्ति सर्वेश की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ईश्वर की। मातृभूमि की करधनी क्या है? मातृभूमि की करधनी जो है समुद्र है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है? मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मातृभूमि के आभूषण क्या है? मातृभूमि के आभूषण खग, तारे और समुद्र हैं। खग माने पक्षी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी है ये सब गहने। अगला प्रश्न है, मातृभूमि कविता का मूल अर्थ क्या है? मातृभूमि कविता का मूल अर्थ है देशभक्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मातृभूमि कविता में मेखलाकार से क्या आशय होता है? मेखलाकार का मतलब क्या, किससे होता है? पर्वत से। मेखलाकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मातृभूमि ने किस रंग के परिधान धारण किए हैं? मातृभूमि ने किस रंग के परिधान धारण किए हैं? नीले रंग का परिधान धारण किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, पालन पोषण इस संपूर्ण धरती पर किसका किया जाता है? जीव का पालन पोषण किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सब कविताओं से प्रश्न बने हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त जी अपनी कविता में किसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं? मातृभूमि के प्रति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, मातृभूमि का मुकुट किसे कहा गया है? मातृभूमि का मुकुट कहा गया है सूर्य और चंद्र को। सूर्य चंद्र इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसमें आप हिमालय पर्वत को काट करके सूर्य चंद्र कर लेंगे। मातृभूमि का मुकुट सूर्य चंद्र को। अगर सूर्य चंद्र ना दिया जाए तो हिमालय पर्वत भी आप लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या लगा करके पाखंडी भी बड़ा महापुरुष बन जाता है? तो क्या लगा करके भैया? धरती की धूल लगा करके पाखंडी से पाखंडी व्यक्ति भी बड़ा महापुरुष बन जाता है। मैंने जब व्याख्या बताई थी उसमें हमने इस चीज को समझाया था पूरी कविता को। अगला प्रश्न, कवि मातृभूमि के चरणों में क्या समर्पित करने की बात कहता है? कवि जो है क्या समर्पित करने की बात करता है? अपना शीश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, निम्न में से हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम कवि गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, वैसे खड़ी बोली के प्रथम कवि इनमें से निम्न में से इसमें से ऑप्शन में और जो दो लोग हैं उनमें आप रख लीजिए, एक छायावाद के कवि को रख लीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल को रख लीजिए, और एक शरत जोशी को रख लीजिए। ठीक है, तो इनमें से गुप्त जी हैं। क्लियर, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए, पृथ्वीराज रासो कौन से काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो कौन से काल की रचना है? बताइएगा भाई फटाफट से।
पृथ्वीराज रासो कौन से काल की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वीराज रासो का समय किस समय तक माना जाता है, बताएं। पृथ्वीराज रासो का समय किस समय तक माना जाता है? 650 से लेकर के 1350 ईस्वी तक माना जाता है पृथ्वीराज रासो का समय। ये किया गया होगा, चंद्रबरदाई ने लिखा है, 69 सर्ग है इसमें। अगला प्रश्न है, पद्मावती के सुख का क्या नाम है? पद्मावती के सुख का नाम है हीरामन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रबरदाई कौन थे? चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस नरेश की गाथा है? पृथ्वीराज रासो में दिल्ली के नरेश हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्हीं की गाथा है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने छंद हैं? पृथ्वीराज रासो में कुल मिलाकर के 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। लगभग और लगभग कितने छंद पूछा जाए तो 10,000 से अधिक छंदों का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पद्मावती समय किस मतलब निम्न में से किस प्रकार की कहानी है? पद्मावती समय में किस प्रकार की कहानी है? प्रेम कहानी की बात है पद्मावती समय में। समय में बटा हुआ है चूंकि ना, ये अलग अलग समय में 69 समयों में बटा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान कौन सी भाषा बोलते थे? पृथ्वीराज चौहान डिंगल, पिंगल और राजस्थानी सभी भाषाएं बोलते थे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या था? चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या था, फटाफट से आप बताएंगे। पृथ्वी भट्ट वल्लादी इनका जो है मूल नाम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक किसको माना जाता है? कर्नल जेम्स टाड को, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई का जन्म कब और कहां पर हुआ था? चंद्रबरदाई का जन्म संवत 1148 विक्रमी में लाहौर में हुआ था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, कवित्त के कवि कौन है? कवित्त के कवि भूषण है। कवित्त के कवि कौन है? भूषण है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भूषण जी का जन्म कब हुआ था? भूषण जी का जन्म हुआ था कब? 1613 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी पूछा जाएगा, 1715 में मृत्यु हुई थी, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया, भूषण जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो टिकवापुर दिकारी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात को, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बताइए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना जो है कब की गई? आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी गई थी, दयानंद सरस्वती ने करी थी, 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, बताएं। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है इनमें से? जायसी प्रेमाश्रयी के हैं, मंझन भी हैं और कुतुबन भी हैं। सूरदास कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से राम भक्त शाखा के कवि कौन नहीं है? देखिए राम भक्त शाखा की अगर बात करें, तुलसीदास राम भक्त शाखा के हैं, ठीक है, चतुर्भुज दास भी हैं, नाभादास भी हैं, ठीक है, सॉरी अग्रदास, तुलसीदास और नाभादास, ठीक है, ये कौन है? ये सब राम भक्त शाखा के हैं। जबकि चतुर्भुज दास की अगर बात करें, चतुर्भुज दास जो है ये कृष्ण जो है परंपरा से हैं, और इनके पिताजी का नाम है कुंभन दास, ओके, ध्यान रखिएगा। कुंभन दास के पुत्र हैं चतुर्भुज दास, और अष्टाप के कवियों में थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जाना जाता है, इनमें से किस कवि को बाल वर्णन में? देखिए, तो सूरदास जो है बाल वर्णन के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास को वात्सल सम्राट कहा जाता है, वात्सल का कोना कोना झांक करके आए हैं सूरदास। अगला प्रश्न, निम्न में से निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? वल्लभाचार्य के शिष्य इनमें से कौन है, फटाफट से आप बताएंगे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कृष्णदास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वल्लभाचार्य के ही शिष्य हैं सूरदास भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, ये चार लोग जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और ये चारों लोग अष्टछाप के कवियों में भी शामिल थे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन है, इनमें से बताएं। स्वामी रामानंद का शिष्य इनमें से कौन है? स्वामी रामानंद के शिष्य की बात करें तो बिल्कुल कबीर दास स्वामी रामानंद के शिष्य हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? सगुण भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है इनमें से, फटाफट से आप बताएंगे। सगुण भक्ति शाखा के कवि इनमें से कौन से नहीं है? सूरदास, तुलसीदास, मीरा, ये सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये भारतेंदु युग के कवि हैं, सगुण भक्ति शाखा के नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सगुण भक्ति धारा श्रेष्ठ ग्रंथ है, इनमें से बताएं। तो रामचरितमानस सबसे जबरदस्त जो है ग्रंथ है, सगुण भक्ति धारा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सी ऑप्शन रामचरितमानस का रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी महाराज हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्न में से किसे मतलब किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन परंपरा से संबंधित है? इनमें से बताएं। रामचरितमानस तो भक्ति परंपरा से है, बिहारी सत्सई रीतिकाल से है, बिल्कुल ठीक है। दीपशिखा जो है महादेवी वर्मा की रचना है, तो ये आपके छायावाद की रचना है, ठीक है। दीपशिखा का प्रकाशन 1942 में हुआ था। रश्मिरथी दिनकर की रचना है, इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। खंडकाव्य है एक रश्मिरथी, ठीक है। तो बिहारी सत्सई जो है ये रचना अगर बात करें तो एकमात्र रचना है बिहारी की, और ये रीतिकालीन परंपरा की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है? श्रृंगारिकता जो सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जॉन लॉक का जन्म कब हुआ था? जॉन लॉक का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1632 को, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बताएं, उदा खान का मतलब उदा खाद का पिता किसे कहा जाता है? बताएं। उदा खान बोला, उदारवाद। उदारवाद कर लेंगे इसको, उदारवाद। उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है? उदारवाद का पिता जॉन लॉक को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता किसे माना जाता है? अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता जॉन लॉक को माना जाता है, ठीक है। अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता किसको? जॉन लॉक को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। लगभग 150 से अधिक प्रश्नों को मैंने 40 मिनट में आपको बता दिया, और तीव्र गति से मैंने इसीलिए बताया ताकि जो है आपको सारे प्रश्न हो जाएं और आपका रिवीजन हो जाए। आप परीक्षा देने जाइए आसानी से, यहीं से प्रश्न आएंगे और कहीं से बाहर से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। ओके, मिलते हैं फिर। और बाकी अगर पेपर हो जाएगा तो आप सेंड कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा। 91 61 93 60 62 पर आप लोग जो है 60 62, ये व्हाट्सअप नंबर है। 91 61 93 60 62, इसी पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। पेपर जो आपका होगा तो उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ओके, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, मिलती है। और दोनों पेपर सेंड कर दीजिएगा, जो आपका वो है मतलब कि पेपर नंबर 1 मतलब हिंदी का राष्ट्रीय काव्य और साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना वाला, दोनों सेंड कर दीजिएगा पीडीएफ बना करके सीरियल से, साफ साफ फोटो, ठीक है। और धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।